नमस्ते। आ, मुझे इस बारे में बात करनी है कि कंगना ने क्यों कहा कि मुंबई पीओके के जैसा लगने लगा है। मुझे नहीं लगता कंगना ने कहा कि मुंबई पीओके बन चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर ऑक्यूपाइड वगैरह, ऐसा नहीं है। कंगना कह रही थी कि वो वैसा लगने लगा है, तो उसका कारण क्या है। हाँ, उसका एक ऑब्वियस कारण ये है कि उसका ये कहना है कि उसकी जानकारी में, उसकी समझ में, जो पाकिस्तान के हैंडलर्स है आईएसआई वाले और उनके एजेंट्स, आईएसआई का एजेंट, उसका एजेंट ऐसा करके जो बंदे हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में काम करते रहते हैं, और जो जो लोग एंटी इंडिया काम करेंगे उनको फंडिंग देते रहते हैं। ये मुंबई में काफी हो चुका है, बहुत ज्यादा है। इस तरह से उसका ये कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके के जैसा होने लगा है, जहाँ पे इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट कैंप चलते हैं। वैसे ये एक अलग टाइप का टेररिज्म, इसे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहा जाता है। आप अगर टेररिज्म पे कोई भी किसी भी जानकार बंदे का वीडियो देखोगे या ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, तो बताते थे कि टेररिज्म सिर्फ गोली मारने से नहीं होता, सिर्फ बम फोड़ने से नहीं होता। ये जो दूसरे देशों को अपने तरह से ढालने की कोशिश है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म बहुत बड़ी टूल है। और उसका सबसे खास एग्जाम्पल जो मेरे मन में अभी आ रहा है वो है, एक फिल्म नाम थी मैं हूं ना। हम लोग जो इंडियंस है वो किस लेवल पे पाकिस्तान को हम लोग रिडिक्यूल करते हैं, धुतकारते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या बोर मुल्क है यार, क्या घटिया देश बन चुका है ये। किस लेवल पे? तो हम लोग बोलते हैं ये तो सारे टेररिस्ट फैलाते हैं, सिर्फ टेररिज्म फैलाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने मैं ऐसी एक फिल्म बना के पेश करूं, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पेश करूंगा बस, कि वो फिल्म बताएगी कि एक्चुअल टेररिज्म तो इंडियन आर्मी बनाती है, तो आपकी सारी इज्जत इंडिया के बारे में, आप खुद इंडियंस हो तो आप सोचोगे यार अपना तो देश ऐसा है, वो तो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कोई बोलेगा कि यार पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, हम लोग अगर बलूचिस्तान में कर भी रहे तो वो क्या गलत है, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी वगैरह। लेकिन अगर आपको मैं एक फिल्म ऐसी बताऊं जिस फिल्म में ये बताया है कि कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है वही इंडियन आर्मी ने किया है, तो ऐसी फिल्म बनी है, शाहरुख खान की है, मैं हूं ना। जिस फिल्म में जो टेररिस्ट का सरगना है राघव, वो ओरिजिनल इंडियन आर्मी से निकलता है। राघव राघव ने एक बंदे को ब्रेन वॉश किया, एक कश्मीरी बंदे को ब्रेन वॉश किया। उस फिल्म में ऐसा दिखा है कि राघव ने कश्मीरी बंदे को ब्रेन वॉश किया। उस बंदे का नाम है खान। और फिर खान एकदम खूंखार आतंकवादी बन गया। लेकिन आतंकवादी बना कौन रहा है? राघव। मतलब नॉन मुस्लिम है ना, हिंदू है। और आतंकवादी बना कौन? खान। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना इंडियन आर्मी से निकला हुआ कोई ऑफिसर आज तक टेररिज्म में पाया गया है। गुनाह किए होंगे, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने गुनाह किया होगा, ऑफिसर ने भी गुनाह किया होगा, कोर्ट मार्शल हो चुके उनके। ऐसा नहीं कि सब कुछ दूध का दूल्हा है, ये तो आप आर्मी के ऑफिसर से पूछ सकते हो। गौरव आर्या की वीडियो आती है, मेजर गौरव आर्या, डिफेंसिव ऑफिस की उसकी वीडियोज आती है यूट्यूब पे, वो खुद ही बोल चुका है कि हमारे जिन बंदों ने, इंडियन आर्मी के जिन बंदों ने ज्यादतियां की थी कश्मीर में, उन सबका कोर्ट मार्शल किया हमने। लेकिन क्या इंडियन आर्मी के टेररिस्ट ऑफिसर्स टेररिज्म में इन्वॉल्व है? लेकिन वो नैरेटिव बताने की कोशिश की थी शाहरुख खान की मैं हूं ना नाम की फिल्म में। और उस पूरी फिल्म में एक बार भी ऐसा नहीं जताया गया कि पाकिस्तान की आर्मी भी तो टेररिज्म करती है। एक बार भी नहीं है। आईएसआई टेररिस्ट प्रोड्यूस करती है, एक बार भी नहीं आया। मतलब खान नाम का बंदा इज ए सिंबल कि जो भोला भाला कश्मीरी। वैसे कश्मीरियों का सरनेम खान नहीं होता। हाँ, आप चेक कर लो, कश्मीरी सरनेम खान नहीं होता। लेकिन कश्मीर का बंदा, वो दिखाया उस फिल्म में, खान नाम है उसका। अब उसका सरनेम जो खान है, वो भोला भाला बेचारा, उसका बच्चा मर गया और उसको राघव ने बोला कि ये पाकिस्तान के लोगों ने मारा है, तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया, या इंडिया के लोगों ने मारा है, इंडिया के, और वो टेररिस्ट बन गया।
मतलब ये सारा खेल का ओरिजिन कहाँ है? आप अल्टीमेटली यही सोचते हो ना कि कहां से क्या शुरू हुआ। किसी भी चीज का सॉल्यूशन मेडिकल हो या ये अपना डिफेंस एनालिसिस हो, आप लोग अल्टीमेटली बैक ट्रेस करते हैं, पीछे आते रहते हैं कि ये पीछे शुरुआत कहां पे हुई थी। वहां पे आप सॉर्ट आउट करोगे तो आगे की चीजें सीधी सीधी आसान होती जाएगी। हम लोग होता है ना, मैंने किसी दिन मेरे दोस्त को कुछ गलत बोल दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, फिर मैंने कुछ और गलत बोल दिया, फिर हम दोनों थोड़ी शर्मिंदा हुआ कि कोई तीसरा दोस्त हमें मिला, बोला तुम लोग तो अच्छे दोस्त हो यार, ये क्यों नखरे कर रहे हो। मैं उसको बोला देखो मेरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन जो बोला था ना, उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया था। फिर वो बोलते तुम लोग साथ में बैठ के बात क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लेते। तो किसी दिन मैं और मेरा दोस्त साथ में बैठे और मैंने बोला देख तूने उस दिन जो मेरे को बोला था उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया, और वो गुस्सा मैंने आज तक उतारा नहीं था तेरे ऊपर, इसकी वजह से ये सारे पंगा हो गया, इसकी वजह से मैंने ये बोल दिया फिर तूने ये बोल दिया, इसमें कोई पॉइंट नहीं। वो बोलता यार मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, वो कुछ और था। फिर उसने अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया, मैंने बोला चल ठीक है मैं समझ गया कि तेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ और समझ लिया, तू कुछ और बोल रहा था, मेरी भी गलती नहीं, मुझे गुस्सा आया था, तो क्या तू मेरे को माफ करेगा, मैं तेरे को माफ करूंगा, पॉसिबल है। तो ये सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सॉर्ट आउट कब हुआ? जब आपको रूट कॉज को सॉर्ट आउट करने का चांस मिला। ये रिलेशनशिप की बात है, वो मेडिकल की हिस्ट्री की बात होगी, कहां से शुरुआत हुई है वहां पे आपको मेडिकेशन देना है। एक आदमी को अगर मलेरिया हुआ है और उसको बुखार हुआ है तो आप पैरासिटामोल दो के कुछ फायदा नहीं है। आपको चेक करना ये शुरुआत कहां से हुई। तो एक मच्छर जो मलेरिया फैला सकता है उसके काटने से मलेरिया हुआ है। बुखार तो बस दिखने वाली बीमारी है, बुखार का इलाज करना बेकार है, आपको मलेरिया का इलाज करना है। वैसे ही इस पूरी सिचुएशन में आप कंगना की साइड लो या अभी जो गवर्नमेंट पुलिस वगैरह उनकी साइड, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है सर, ये कहां से शुरुआत हुई। तो ये असल बात है ड्रग्स की। कंगना बात कर रही थी पहले कि पूरी बॉलीवुड के सबसे बड़े जो हीरोज वगैरह सारे वो सारे ड्रग एडिक्ट है, ड्रगर्ड्स है, ड्रंकार्ड्स नहीं इसे ड्रगिस्ट मतलब ड्रगिस्ट मतलब ड्रग के लिए हमेशा इस्तेमाल करते और उससे बनता है ड्रग माफिया। अब ये क्या है ड्रग माफिया, मैं आपको बताता हूं। एक ए नाम के बंदे ने ड्रग खरीदी, तो वो कहां पे खरीदेगा? कोई एक बंदा होगा ना बी नाम का जो उसको ड्रग्स बेच रहा है। अब बी नाम का बंदे के घर पे फैक्ट्री तो नहीं लगी ड्रग्स की, वो सी नाम के बंदे से खरीद रहा है जो ड्रग का डीलर है। जो ड्रग खरीदता है वो ड्रग का कंज्यूमर है, खरीद के फूक के, हाँ, या फिर इंजेक्शन देके जो भी है, फिर पी के, पूरा वो कंज्यूमर है। जो उसको बेचता है उसे कहते हैं ड्रग पेडलर। ड्रग पेडलर के पास बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग आता है, लेकिन वो खुद नहीं बनाता। उस तक कहां से आया? तो सी नाम का बंदा जो बहुत बड़ी मात्रा में लेके आता है, वो है ड्रग डीलर। और ये जो ड्रग डीलर है वो भी कहीं से लेके आ रहा है, वो जहां से लेकर आए उसे कहते हैं ड्रग माफिया। ये पूरा नेक्सस है, इसको हम लोग ड्रग माफिया कहते हैं। लेकिन एक्चुअल माफिया जो होता है ना, वो है जिसके ड्रग्स के टन्स ऑफ ड्रग्स, मतलब टन्स मतलब क्या, 1000 किलोज ऑफ ड्रग्स के ऊपर जिसका कंट्रोल है, वो सबको मैनेज करता है। पुलिस वाले ने रेड कर दी तो क्या करेंगे, किसी पॉलिटिशियन ने कोई बॉम्ब मार दी तो क्या करेंगे। और ये इंडिया की सिर्फ बात नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट है। देशों देशों के पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले और ऑफिसर्स को मैनेज किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि इससे एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार होती है, क्योंकि आप ड्रग्स अगर लोगे और उसमें आपने ड्रग्स लेके बेच दिए तो आप इनकम टैक्स तो नहीं भरोगे ना उसका। मतलब कैसे दिखाओगे आप, क्या दिखाओगे सोर्स ऑफ इनकम कि मैं ड्रग्स बेच रहा हूं, तो जाहिर है आप ये छुपाओगे। लेकिन पैसे तो है,
आपने ड्रग्स बेच के पैसे कमाए हैं, तो वो पैसे आप इनकम टैक्स में नहीं दिखाओगे। ये ब्लैक मनी बन गया। अब इस ब्लैक मनी से क्या होगा? तो इस ब्लैक मनी से आप कोई कंप्यूटर तो खरीद नहीं पाओगे ना ऑफिशियली, क्योंकि वो तो दिख जाएगा फिर इतने पैसे इसके पास है। आप कोई घर नहीं बना पाओगे, तो बेनामी प्रॉपर्टी। ऐसा करके पूरी इकोनॉमी में गुनहगारी और जो अकाउंटेबल मनी है देश का, उसके अलावा कुछ अजीब झोल ये दिखाई देता है। किसी भी देश की सरकार का इकोनॉमी के ऊपर जितना कंट्रोल है, उतनी ही सरकार स्ट्रांग और देश हेल्दी रहता है। इकोनॉमी में आप जितने ब्लैक मनी को इंट्रोड्यूस करते जाओगे, उतना इकोनॉमी वीक और मतलब क्या कहते हैं ना, देश भी वीक होने लगता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने करेंसी छापे थे, नोट छापे थे। 500 के नोट, आपको याद होगा 500 और 1000 के नोट पाकिस्तान छापता था, और हर 5 नोट पे एक नोट खराब होती थी। नकली नोट 20% थे, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पे छापे जाते थे। खैर वो अलग टॉपिक है, मैं किसी ने उसके ऊपर अलग बात करूंगा। तो ए नाम का बंदे ने ड्रग्स खरीद के ड्रग्स का इस्तेमाल किया, उसको पता ही नहीं कि वो बी नाम के बंदे से ले रहा है, उसको लगता है इतना ही संबंध है। पुलिस ने नहीं पकड़ा तो काम हो गया अपना। लेकिन बी नाम का बंदा भी किसी से ले रहा है तो वो सी से ले रहा है, और सी नाम का बंदा किसी और से ले रहा है, डी से ले रहा है, वो ड्रग माफिया है। वो ड्रग माफिया कहां से ला रहा है? वो अपने घर में खेती करता है? नहीं, ये खेती एक टाइम पे सबसे ज्यादा होती थी अफगानिस्तान। आज भी शायद अफगानिस्तान में ही सबसे ज्यादा होती है दुनिया में, लेकिन एक टाइम पे दुनिया का 90% ओपीएम मतलब अफीम अफगानिस्तान में बनाया जाता था, मतलब उसकी खेती होती थी। 90% ऑफ ओपीएम की खेती अफगानिस्तान में हो करती थी। वैसा क्यों है? अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तब रशिया को हराने के लिए अमेरिका ने अपने एजेंट्स भेजे, सोल्जर्स वगैरह वगैरह। लेकिन वो सिर्फ कुछ एजेंट्स पूरी रशियन आर्मी को नहीं वापस भेज सकते थे, तो उन्हें लोकल्स की हेल्प ली और लोकल्स को हेल्प किया, और उन लोकल्स को हेल्प करने के लिए उनको आर्म्स, एम्यूनिशंस और उनकी स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, इन सब के लिए काम किया। उसके लिए पैसे लगते हैं। ये पैसे अमेरिका दे रहा था, और अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प ली कि तुम लोग यहीं पे हो, तुम लोग अच्छे बंदे ढूंढो यहाँ पे, और जो बंदे हमारा काम करेंगे। तो पाकिस्तान ने बोला हाँ हम कर देंगे, तो उन्होंने वो फिर बंदे ढूंढे। आज पाकिस्तान बूम मर रहा है ना, हमने अमेरिका की जंग लड़ी, अमेरिका की जंग लड़ी, ये वही जंग है। फिर पाकिस्तान ने कुछ बंदे ढूंढे, उनको ट्रेनिंग दी। अल-कायदा से लेके तालिबान सबकी ट्रेनिंग आईएसआई ने करवाई है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में लिखा है। आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट रहने के बाद मुशर्रफ ने जो खुद की बायोग्राफी लिखी, उसमें खुद लिखा है। तो आप सोच सकते हो। अब उसका मतलब क्या हुआ? तो पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान क्रिएट किया, अल-कायदा क्रिएट किया, और उन लोगों ने बम फोड़ के रशियन आर्मी को वापस भेज दिया। एक पॉइंट के बाद रशिया बोर हो गए, रशिया वाले बोले चलो वापस चलते हैं। उन्होंने नहीं चाहिए अफगानिस्तान, चल छोड़। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव वॉज अचीव, उनको लगा बस काम हो गया भाई। अमेरिका ने अपने सोल्जर्स या फिर जो भेजे थे, आपने रैम्बो नाम की फिल्म देखी होगी, रैम्बो 1, रैम्बो 2, रैम्बो 3, पता नहीं कितने बने, ऐसे सीरीज बनी पूरी। तो उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन जो भयानक वॉरियर दिखाया है, वो यही तो है कि अमेरिका ने भेजे अपने ट्रूप्स रशिया को हराने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। इसी की तो स्टोरी है। लेकिन समस्या क्या हुई? जब अमेरिका वापस चला गया, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। तब यहां पे जो तालिबान, अफगानिस्तान में जो तालिबान बन चुका था, उनकी जरूरत थी कि वो अपने आप को कंटिन्यू रखे, और सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान को थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो सपना था इंडिया को हराने का, और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपनी पावर एस्टेब्लिश करने का, उसके लिए उनको लगा तालिबान जैसे वॉरियर जो रशिया के सामने नहीं हारे, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उनको तालिबान का भी इस्तेमाल करना था। तो तालिबान को इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? पहले उनको पैसे की जरूरत है। तालिबान के जो बंदे हैं वो तो मरते रहेंगे, और आप बंदूक चलाओगे तो कोई दूसरा भी चलाएगा, तो उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। नहीं,
फिर बंदूकें नहीं चाहिए, बम चाहिए, गोलियां चाहिए। इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? या व्हाइट मार्केट में तो बम खरीद नहीं सकते, तो आपको ब्लैक मार्केट में कहीं से लेना पड़ेगा, पता नहीं कितनी कीमत देनी पड़े। पैसे कहां से आएंगे? अफीम की खेती, ओपीएम, 90%, अबाउट 90% ऑफ, अगर मैंने जो पढ़ा है वो सच है, मैं आई थिंक इट इज ट्रू, और मुझे याद भी, आई थिंक आई एम रिमेंबरिंग इट राइट। तो मेरी याददाश्त के हिसाब से एक टाइम पे दुनिया की 90% ओपीएम अफगानिस्तान से आती थी, अफीम। कितने पैसे मिलते होंगे उसके? उन पैसे से तालिबान बनता रहा, चलता रहा, और वो पैसे के ऊपर तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं था। तालिबान का कंट्रोल था उस अफीम की खेती के ऊपर। लेकिन तालिबान के लोग अफीम बेचने में नहीं गए, वो अलग लोग हैं। उन लोगों ने ये जो लिया था ना हाथ में AK-47 जैसे हथियार, वो इसलिए था कि रशिया ने उनके ऊपर हमला किया, और उनको ऐसा बताया गया ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इस्लाम के ऊपर, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर हमला है, तो उन्हें ले लिया। लेकिन अफगानिस्तान के लोग जनरली डायरेक्टली कुछ घटिया काम जनरली नहीं करते। और पाकिस्तान का बेसिक इंटरेस्ट ही यही था ना कि उनको तालिबान को भी अपने कब्जे में रखना था, और अफीम का जितना आने लगा पैसा, वो सारा पैसा अपने कंट्रोल में रखना पाकिस्तान का इंटरेस्ट था। आपको क्या लगता है कि ये दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान इसलिए पाल रहा है कि उसने 93 में ब्लास्ट किए थे? तो वो कब की बात हो गई? आज उसको इसलिए पाला जा रहा है क्योंकि उसका इस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है। पायरेटेड फिल्म्स, फिल्म की पायरेटेड सीडीज, डीवीडीज, हाँ, इलीगल बिजनेसेस, मनी ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें, और ड्रग ट्रैफिकिंग। इन सारे सिचुएशन, इन सारे इलीगल बिजनेसेस के मुखिया है, बॉस है दाऊद इब्राहिम। इसलिए पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता है, इसलिए उनकी लाइफ को जब जब ऐसा लगता है कि इंडिया के स्पाइस यहां पे आके इसको मार देंगे, तब तक उसकी प्रोटेक्शन भयानक बढ़ती है। उरी वगैरह जब हुआ था ना, टॉप सिक्योरिटी थी दाऊद इब्राहिम को। क्यों? क्योंकि उसको जिंदा रखना है। क्यों जिंदा रखना है? पाकिस्तान क्यों चाहता है दाऊद इब्राहिम जिंदा रहे? 93 के ब्लास्ट तो हो चुके हैं, आज क्या फायदा है? फायदा ये है, अफीम वगैरह ऐसी कई चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल है, और वहां से वो अफीम अगर इंडिया के बहुत बड़े स्टार्स को, आप समझो हम जैसे लोगों को वो बेचने के लाएंगे, शायद हम लोग लेंगे ही नहीं, और हम में से अगर कुछ बंदे लेंगे भी, वो कितने पैसे लेंगे? उनके पास है कितने पैसे? रोज थोड़ी ना वो खरीद सकते हैं। लेकिन आपने अगर शाहरुख खान को ये लत लगा दी, मैं नाम ले रहा हूं ऐसे, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, शाहरुख खान के पास कितने पैसे, तो वो कितना अफीम खरीद सकता है? उसका कोई लिमिट ही नहीं फिर। और एक बार अगर इसी करोड़पति, अरबपति बंदे को लत लग गई, तो वो तो अफीम के लिए कितना भी पैसा देगा। फिर वो सारे इलीगल काम करने वालों की तो चांदी चांदी, उनको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, और वो सारा पैसा फिर वो टेररिज्म में डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कश्मीर के लोगों को पत्थर फेंकने के जो 500 रुपए मिलते, कहां से आते थे? यही तो वो बिजनेस है। यहां पे वो ड्रग्स बेचेंगे इलीगली और भयानक हाई रेट पे, यहां के लोग बेवकूफ खरीदेंगे, यहां ही के पैसे वहां पे इस्तेमाल होंगे इंडिया के खिलाफ। कंगना ये बोल रही है, इस तरह से ये आईएसआई के कंट्रोल में है, क्योंकि आईएसआई के कंट्रोल में और प्रोटेक्शन में है दाऊद इब्राहिम। आप इसको समझो, ये बात सिर्फ अकेले दाऊद की, अकेले एक एक्टर, दो एक्टर की नहीं है। हमारी फिल्मों के नैरेटिव बदल चुके हैं। 2002 में शायद आई थी मैं हूं ना नाम की फिल्म। क्या बताया था कि राघव नाम का बंदा खान नाम के बंदे की, कश्मीरी को मैनिपुलेट करता है टेररिस्ट बनने में। तो टेररिस्ट कौन बना? खान, कश्मीरी। हाँ, ऐसा दिखाया है फिल्म में। वैसे कश्मीरी लोगों के नाम खान नहीं होते, लेकिन ऐसा दिखाया है। और किसने बनाया? राघव नाम के बंदे ने। और राघव नाम का बंदा ओरिजिनली कहां से आता है?
इंडियन आर्मी से उस फिल्म में यह दिखाया है। तो ऐसी फिल्में इंडिया में बनी कैसे और चली कैसे? इसका एक ही कारण है कि इंडिया के लोगों को ये आदत लगा दी गई कि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे फिल्में देखने, और उसकी वजह से इंडिया के लोग समझने लगे कि हम लोग बेवकूफ बन के जाएंगे फिल्म देखने में, क्या प्रॉब्लम है? मस्त रोमांस दिखाते हैं, हाँ मस्त गाने, हीरोइन नाच रही है, हीरो नाच रहा है, और देश का क्या? लेकिन इतना समझने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन उन्हें दिमाग घर पे छोड़ के आ गए फिल्म देखने के लिए। और यहाँ पे फिल्म के टिकट 200 रुपए 100 रुपए होना चाहिए था, नहीं मिला, ब्लैक में 200 में खरीदा। ऐसे पता नहीं क्या क्या लोचे होते रहते हैं। और ये सारा पैसा अल्टीमेटली ड्रग्स, कारोबार, दाऊद, पाकिस्तान, आईएसआई, और वो पैसा आता है कश्मीर में टेररिज्म। ये वो नेक्सस है। इसलिए जो कंगना बोल रही थी, उसने ये समझा, वो तो अंदर रह चुकी है, उसको तो पता है ये सब कुछ। हम में से कोई ना पाकिस्तान अपने बॉलीवुड के एक्टर्स के खिलाफ नहीं खड़ा। रिया चक्रवर्ती को पकड़वाने में, उसको सजाने में मेरा क्या इंटरेस्ट है? मुझे क्या फर्क पड़ता है रिया से? मैं तो जानता तक नहीं, कभी जानेगा भी नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं अपन उससे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर क्या संबंध है उससे मेरा? प्रॉब्लम ये है कि वो सारा जो कर रहे हैं ये लोग, इन सारे नेटवर्क से अल्टीमेटली टेररिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा नेक्सस वैसा बना है। तो आप इस बात को लाइटली ना लेना, इसको लाइटली मत लीजिए। ये सिर्फ कंगना की घर की तोड़ने की, मतलब ऑफिस की तोड़ने की बात नहीं है। कंगना जो बोल रही थी कि मुंबई इज लुकिंग लाइक और सीमिंग लाइक और फीलिंग लाइक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि जिसे पीओके में सारा दिखने में कुछ भी दिखे कि ये लोग रहते हैं, ये लोग काम करते हैं, इनकी अपनी छोटी सी गवर्नमेंट वगैरह है, सारा झूठ है। एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आईएसआई का रूल है। कंगना इज सेइंग कि शायद बॉलीवुड के कुछ गलियों में सिर्फ आईएसआई का रूल है। आई थिंक दिस इज व्हाट कंगना वाज बेसिकली ट्राइंग टू से। लेट्स सी इफ वी अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ समझ में आया, अगर आपको ये क्लियर हुआ, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज बताइए अपने दोस्तों को। मुझे किसी की ना तरफदारी करनी है, ना किसी की खिलाफत करनी है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोगों को ये नेक्सस समझ में आया तो ही हम लोग इसमें से निकल पाएंगे, वरना कभी नहीं निकल पाएंगे। तो प्लीज शेयर। थैंक यू।